हरिहरपुर गांव का जमींदार अपनी हवेली के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसका नौकर हरिया एक बक्सा लेकर वहां आ पहुंचा। आहा हा हा सेठ जी, आपकी फसल राज्य में हर बार की तरह सबसे अच्छे दामों पर बिकी है। ये बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, देखिए। अरे बकवास बंद कर हरिया। तुझसे कितनी बार कहा है कि इस तरह की बातें हवेली के दीवारों के अंदर करनी चाहिए, बाहर नहीं। चल बक्से को अंदर लेकर चल, कोई देख नहीं रहा है। चल 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 आजा। हरिया बक्से को अंदर ले गया। जमींदार अपनी पत्नी सुनीता के पास चला गया। सुनीता, ये लो भाई, ये है एकदम खरा खरा माल। इसको ले जाकर तिजोरी में रख दो। हमारी फसल हर बार की तरह अच्छे दामों पर इस बार भी बिकी है। क्यों नहीं बिकेगी? हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है। इतना कहने के बाद सुनीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हैं? क्या हुआ सुनीता? अचानक से तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता क्यों झलक रही है? क्या बात है, बताओ। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही ना हो। अरे पिछले कुछ समय से गांव में चोरी हो रही है और चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया। गांव में अब केवल कुछ ही घर बचे हैं जो चोरी से वंचित हैं। हमें अपने धन की सुरक्षा करनी होगी। तुम बस एक काम करो, इस बक्से को सुरक्षित स्थान पर रख दो, बाकी मैं देखता हूँ। ले जाओ इसको। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। जमींदार के जाते ही सुनीता अपने आप से बोली, एक काम करती हूँ, इस बक्से को हवेली के उस कक्ष में रख देती हूँ जहाँ बेकार सामान पड़ा है। अगर गलती से चोर घुस भी गया तो उस कमरे तक नहीं जाएगा। मैं इन सोने के सिक्कों को तिजोरी में नहीं रखूंगी। सुनीता ने बक्सा उठाया और हवेली के बेकार कक्ष में जाकर उसे रख दिया। तभी अचानक एक चूहा जमीन पर दौड़ता हुआ आया और सुनीता को देखने लगा। अरे, तू बड़ा ही अजीब लग रहा है। ऐसे देख रहा है जैसे मेरी भाषा समझ रहा हो। कुछ देर बाद सुनीता ने दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। अब इस चाबी को कहाँ रखूं? हाँ, एक काम करती हूँ, इस गमले की मिट्टी के अंदर दबा देती हूँ। चोर को कभी शक नहीं होगा। मेरा दिमाग भी कितना कमाल का है। सुनीता ने चालाकी से चाबी गमले की मिट्टी में दबा दी और वहां से चली गई। पर वो ये नहीं जानती थी कि वही चूहा दूर से सब देख रहा था। कुछ ही देर में वो चूहा बिजली की गति से दौड़ता हुआ गांव के बाहर निकल गया और एक गुफा में पहुंचा। गुफा के भीतर एक 3 फुट का बौना युवक टुनकू लेटा हुआ था। तुम्हें जिस पल का इंतजार था मेरे दोस्त, वो पल आ गया टुनकू। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे टुनकू ने ठगा नहीं। जल्दी से बोलो मेरे दोस्त, कौन सी नई सूचना लाए हो? बताओ बताओ। अरे दोस्त, जमींदार की फसल हमेशा की तरह बहुत अच्छे दामों पर बिकी है। उसकी पत्नी ने धन को एक बक्से में रखकर हवेली के बेकार कक्ष में छिपा दिया है और चाबी को गमले की मिट्टी के नीचे दबा दिया। तो फिर आज रात जमींदार के घर होगी चोरी। जमींदार को दिन में नजर आएंगे तारे। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने मेरे दोस्त, मजा ला दिया। इधर जमींदार चिंतित अवस्था में बैठा था कि तभी उसकी पत्नी वहां आई। क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? अरे सुनीता सुनीता, कहीं वास्तव में चोर आ गया फिर तो गांव में मेरी नाक कट जाएगी। चिंता की कोई जरूरत नहीं, आराम से सो जाइए। क्या बात करती हो? सोने के सिक्कों से भरा बक्सा तिजोरी में रखा है और तुम कह रही हो कि मैं आराम से सो जाऊं? वो भी तब जब चोर ने गांव में आतंक मचा रखा है। क्या बोलती हो तुम? सुनीता ने सारी बात जमींदार को बताई। वाह सुनीता वाह, क्या बुद्धि का इस्तेमाल किया है तुमने। चोर के बाप को भी शक नहीं होगा कि हमने बक्सा
हवेली के बेकार कक्ष में रखा है। अगर वो आया भी तो तिजोरी खोलने की कोशिश करेगा और तिजोरी में कुछ मिलेगा ही नहीं। इतना कहकर दोनों हंस पड़े और आराम की नींद सो गए। आधी रात को टुनकू बौना और उसका चूहा दीवार फांदकर हवेली के अंदर घुस गए। मेरे दोस्त, यही है वो गमला जिसकी मिट्टी के नीचे दबी है चाबी, निकाल लो। कुछ देर बाद चाबी उसे मिल गई। चूहा तेजी से उस बेकार सामान वाले कक्ष की ओर दौड़ा जहां बक्सा रखा था। टुनकू ने ताला तोड़ा और बक्से के पास पहुंचा। आहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे टुनकू ने ठगा नहीं। जमींदार तो कंगाल हो गए रे भैया। इतना कहकर टुनकू बौना बक्सा उठाकर अपने चूहे के साथ गुफा की ओर चला गया। गुफा के अंदर पहले से ढेर सारा धन रखा हुआ था। वो धन जो टुनकू ने गांव में चोरी करके जमा किया था। देखा मेरी बुद्धि का कमाल। जमींदार की पत्नी खुद को बहुत बुद्धिमान समझ रही थी। मेरी बुद्धि के आगे उसकी एक ना चली। और नहीं तो क्या, अब जब सुबह वो कमरे का दरवाजा खोलेगी तब समझेगी कि उससे भी ज्यादा चालाक इस दुनिया में मौजूद हैं। अगली सुबह सुनीता ने उठकर उस बेकार कक्ष के दरवाजे खुले हुए देखे तो वो चौंकते हुए बोली, हाय दैया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे वो चोर पूरा बक्सा उठाकर ले गया। सुनीता की चीख सुनकर जमींदार दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। क्या हो गया सुनीता, क्या बात है? अजी होना क्या था, जिस बात का डर था वही हुआ। देखो ना, मैंने इसी कक्ष के अंदर वो बक्सा रखा था जिसमें सोने के सिक्के थे। वो बक्सा अब गायब है। ये सुनकर जमींदार को सचमुच दिन में तारे नजर आने लगे। वो रोता हुआ हवेली के बाहर निकल गया। अरे मैं तो लुट गया रे, मैं बर्बाद हो गया गांव वालों, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ ही देर में गांव का मुखिया, गांव की एक लड़की राधा और कई ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। अरे क्या हुआ जमींदार? जमींदार ने सारी घटना विस्तार से बताई। हे भगवान, तो अब वो चोर छोटे घरों के साथ साथ बड़े घरों में भी चोरी करने लगा। अरे जमींदार, तुम्हारी हवेली में अगर वो चोर चोरी कर सकता है तो मुझे तो डर है कि मेरा भी घर सुरक्षित नहीं। ऐसे में तो मतलब कैसे भी करके अब हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा। कुछ देर बाद जमींदार वहां से चला गया। माहौल शांत हो गया। समय बीतता गया। राधा अपने काम में लग गई। वो एक सुंदर और मेहनती लड़की थी जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करती थी। राधा अनाथ थी। एक दिन राधा अपने घर के बाहर बर्तन बना रही थी, तभी गांव का मुखिया वहां आया। राधा, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में चोरी तो नहीं हुई है, लेकिन जब जब गांव में शांति होती है वो चोर कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर करता है, इसीलिए होशियार रहना बेटा। कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद राधा अपने बर्तन बाजार में ले गई। तभी दूर से एक घुड़सवार आ पहुंचा। उसके घोड़े पर बोरियां और सामान लदा था। जैसे ही उसकी नजर राधा के बर्तनों पर पड़ी, घुड़सवार राधा के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखने लगा। आप तो इस गांव के आसपास के नहीं लगते, लगता है आप किसी दूसरे राज्य से आए हैं। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं दूसरे राज्य से नहीं बल्कि दूसरे देश से आया हूँ।
हमारा काफिला यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में रुका हुआ है। तब तो आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हमारे गांव में एक चोर का आतंक है। मुझे उसकी चिंता नहीं है और गांवों में घूम घूम कर व्यापार के लिए मनपसंद वस्तुएं चुनता हूं। वैसे तुम्हारे बर्तन बड़े खास हैं। वाह, सुंदर मिट्टी के बर्तन और रंगों का तालमेल तो देखो। वाह 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 वाह, ऐसा लगता है जैसे राजमहल के लिए बने हों। अगर आप मेरे बर्तन खरीदना चाहते हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो ये बताओ, इन सारे बर्तनों के कितने दाम लगेंगे? केवल 5 सिक्के। बच्चे, बहुत भोली हो तुम। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। चाहती तो ऊंचे दाम भी बता सकती थी। मैं उतना ही लाभ लेती हूँ जिससे मुझे भूखा ना रहना पड़े। धन का लालच नहीं है। तो देखो, मैं तुम्हारे सारे बर्तन खरीदना चाहता हूं, लेकिन एक समस्या है। मेरे पास अभी धन खत्म हो चुका है। आप दूसरे देश से आए हैं। अतिथि हमारे यहाँ भगवान समान माने जाते हैं। आपके पास धन नहीं है तो भी आप बर्तन ऐसे ही ले जा सकते हैं। व्यापारी ने जेब से एक विचित्र मोहर निकाली जो सोने की किरणों से चमक रही थी। इसे ले लो राधा। मैं तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों के बदले तुम्हें ये जादुई मोहर देना चाहता हूं। ये लो। राधा चौंक गई। जादुई मोहर? हाँ, हमारे देश में हर व्यापारी के पास जादुई मुहर होती है। इसका चमत्कार बड़ा निराला है। कुछ समय में तुम्हें खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। तुम इसे बस अपने पास रख लो। लो। ना, इसे आप ही रखिए। अगर चोर को भनक लग गई तो वो जादुई मोहर भी चुरा ले जाएगा। चिंता मत करो राधा। अगर कोई इसे चुरा भी ले तो भी ये घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लौट आएगी। यही इसका पहला चमत्कार है और धीरे धीरे इसके और भी चमत्कार तुम्हें समझ में आ जाएंगे। चिंता मत करो। राधा ने जादुई मोहर अपने पास रख ली। व्यापारी बर्तन लेकर चला गया। दूर से वही चूहा सब देख रहा था। वो दौड़कर गुफा में पहुंचा और सारी घटना टुनकू को बता दी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे टुनकू ने ठगा नहीं। तो दोस्त, आज रात मैं वही जादुई मुहर चुरा लूंगा। अब तुम देखो। शाम को राधा ने जादुई मोहर घर की एक अलमारी में रख दी। रात गहराते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओहो, ये तो बारिश शुरू हो गई टुनकू। तो क्या हो गया? क्या बारिश को ये लगता है कि वो मेरे कदम रोक लेगी? ये तो उसकी भूल है। चल, आजा आजा आजा। कुछ ही देर में टुनकू कंबल ओढ़कर राधा के घर में दाखिल हुआ। वो दबे पांव अलमारी तक पहुंचा जहां मोहर रखी थी। टुनकू ने मोहर को उठाया और बड़े ही आहिस्ता से बाहर निकलकर गुफा तक पहुंच गया। क्या सही चीज है ये। दोस्त, अब कल से मुखिया के घर पर निगरानी शुरू करो। गांव में 3 अमीर हैं अपने, जमींदार, मुखिया और बलराम। जमींदार को तो मैं लूट चुका हूं, अब बाकी हैं मुखिया और बलराम। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे टुनकू ने ठगा नहीं। राधा की नींद खुली थी। उसने देखा कि अलमारी खाली थी।
मोहर गायब थी। ओहो नहीं, तो आखिर वो चोर यहाँ भी आ गया। उसे कैसे पता चला कि मोहर मेरे पास है? आखिर उसे खबर मिलती कहाँ से है? राधा की आंखों में आंसू भर आए। वो आंगन में जाकर बैठ गई। तभी उसकी नजर मिट्टी पर पड़े पैरों के निशानों पर पड़ी। कल रात इतनी बारिश थी, फिर भी ये पांव के निशान साफ दिख रहे हैं। जरूर उसी चोर के होंगे। राधा उन निशानों को गौर से देखने लगी। उधर दूसरी ओर मुखिया की पत्नी भाग्यवती चिंतित बैठी थी। तभी मुखिया भीतर आया। क्या हुआ भाग्यवती, तुम इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? हमारी बेटी की शादी नजदीक है। मुझे डर है कहीं बेटी के दहेज के गहने चोरी न हो जाएं। मैंने सब तिजोरी में रखे हैं। ओहो, कितनी बार कहा है कि शुभ शुभ बोला करो। नहीं तो तिजोरी की चाबी मेरे कुर्ते की जेब में रहती है। लेकिन दूर से चूहा उनकी बात सुन रहा था। बड़ा आया, अपने आप को होशियार समझ रहा है। कुछ देर बाद मुखिया नहाने चला गया। उसने कुर्ता चारपाई पर रख दिया। जैसे ही वो भीतर गया, चूहा दौड़ कर आया, कुर्ते की जेब से चाबी निकाली और भाग गया। चूहा दौड़ता हुआ गुफा पहुंचा और टुनकू को सारी बात बता दी। दोस्त, मुखिया की तिजोरी की चाबी तो मेरे पास है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसे लूट सकता है। ये देखो। आहा बहुत बढ़िया। तो बस आज रात उसकी तिजोरी खाली कर दूंगा। उसमें उसकी बेटी के दहेज के गहने हैं ना। अब देखना उसकी होशियारी कैसे धरी की धरी रह जाती है। टुनकू ने सिर पर चादर ओढ़ी और धीरे से मुखिया के घर में दाखिल हुआ। वो सीधे तिजोरी के कमरे में पहुंचा और चाबी ताले में डाल दी। जैसे ही चाबी घुमाई, कमरे में गूंजती आवाज आई। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अगर इसे नहीं पकड़ा गया तो यह तिजोरी के सारे गहने ले जाएगा। चोर चोर, पकड़ो। टुनकू के माथे पर पसीना छलक पड़ा। उसने घबराकर चाबी वहीं छोड़ी और भाग गया। मुखिया और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वो दौड़ते हुए तिजोरी के पास पहुंचा। हे भगवान, हम बाल बाल बच गए। टुनकू हांफता हुआ गुफा में लौटा। हैं? क्या हुआ टुनकू? आज पहली बार तुम खाली हाथ लौटे हो, क्या बात है? पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं असफल हो गया। जैसे ही मैंने तिजोरी खोली, किसी ने चिल्ला दिया, चोर चोर चोर। मैं डर गया, कहीं किसी को मेरे रहस्य का पता न चल जाए। मैं जो उल्टे पैर भागा, सीधे यहीं आकर रुका हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किसने चिल्लाया ये। अब ये तो कल ही पता लगेगा। टुनकू गहरी सोच में डूब गया। उसने जादुई मोहर उठाई और गौर से देखने लगा। अचानक मोहर से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आखिर तेरा रहस्य है क्या? तू कब अपना चमत्कार दिखाएगी? अगली सुबह गांव की चौपाल में भीड़ थी। मुखिया, जमींदार और गांव के कई लोग वहां जमा थे। मैंने पूरे गांव से पूछा कि किसने चोर चोर की आवाज लगाई, लेकिन सबने मना कर दिया। अरे जिसने भी आवाज लगाई मुखिया, उसने तो तुम्हारा भला कर ही दिया ना। काश वही आवाज मेरी हवेली में भी लग जाती तो मेरा सोने का बक्सा गायब ना होता। उधर चूहा दौड़ता हुआ फिर टुनकू के पास पहुंचा। उस्ताद, मुखिया परेशान है कि आखिर आवाज किसने लगाई। पता नहीं कौन नास पिटा आ गया था, लेकिन दोस्त तब कुछ बड़ा धमाका करना होगा मुझे, ताकि गांव वालों के होश उड़ जाएं। जाओ बलराम जौहरी के घर पर निगरानी रखो।
आज रात मैं वहीं चोरी करूंगा। निगरानी की जरूरत नहीं है उस्ताद। बलराम के पास कुछ हीरे हैं जो वो हमेशा अपने तकिए के नीचे रखता है। तो तय रहा, आज रात होगी बलराम की हवेली में चोरी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे टुनकू ने ठगा नहीं। इतना कहकर टुनकू ने जादुई मोहर उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, इस बार मैं देखूंगा जादुई मोहर तेरा चमत्कार आखिर कब दिखेगा। अब तू भी मेरे साथ चलेगी, चल। रात गहरी हो चुकी थी और पूरा गांव गहरी नींद में सो गया था। बस हवा में कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। टुनकू दबे पांव बलराम के घर में दाखिल हुआ। बलराम अपने पलंग पर घोड़े बेचकर सोया हुआ था। देखो टुनकू, कितना आराम से सो रहा है ये, खर्राटे लेते हुए। आज रात के बाद ये चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अब तू देख। टुनकू धीरे धीरे बलराम के तकिए के पास पहुंचा। उसने बहुत चालाकी से तकिए के नीचे से हीरों की पोटली निकाली, लेकिन अगले ही पल चूहे ने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, देखो बलराम काका, इसने तुम्हारे हीरे चुरा लिए। गांव वालों, ये चोर है, पकड़ो इसको। चोर चोर चोर। टुनकू सन्न रह गया। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है तू? अब समझ में आया, मुखिया के घर पर भी आवाज तूने ही लगाई थी ना। डर के कारण मैं पहचान नहीं पाया था, पर आज तो तेरा चेहरा ही देख लिया। चोर चोर, पकड़ो इसको, चोर। तुझे तो बेटा मैं बाद में देखूंगा। पर चूहा लगातार चोर चोर की आवाज लगाता रहा। टुनकू डर गया और वहाँ से भाग निकला। वो दौड़ता हुआ सीधा गांव के बाहर अपनी झोपड़ी में जाकर छिप गया। चूहा वहाँ से भाग गया। उधर बलराम की नींद खुल गई। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला, पर हीरों की पोटली गायब थी। गाँव वालों, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे हीरे चोरी हो गए। अरे रे रे, लुट गया रे। गांव के लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे। मुखिया, जमींदार और कई ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। बलराम ने सबको पूरी घटना बताई। टुनकू हांफते हुए अपनी झोपड़ी में छुपा था। तभी चूहा वहां आया। गद्दार कहीं के, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, हैं? अचानक उसकी जेब में कुछ चमक उठा। वही जादुई मोहर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। मेरी बात का भरोसा करो टुनकू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तू मेरा दोस्त नहीं है, तू गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। मुखिया के घर पर भी तूने ही आवाज लगाई थी और आज फिर से तूने ही आवाज लगाई है, गद्दार कहीं का। नहीं 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 नहीं, मुझ पर विश्वास करो। मुझे खुद नहीं पता कि मुझसे ये सब कैसे हो गया। मैं चोर चोर कब चिल्लाने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला। राधा अंदर आ गई। उसकी आंखों में क्रोध था। टुनकू, सारे गांव वाले तुझे कितना भला समझते थे। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब मेरे घर से वो जादुई मोहर गायब हुई थी। उस रात बारिश हुई थी, पर अगली सुबह मैंने अपने आंगन में छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। मैं तभी समझ गई थी कि चोरी किसी छोटे कद वाले ने की है, और तू ही इस गांव में सबसे छोटा है। तूने सारे गांव को बर्बाद कर दिया। तुझे गरीबों पर जरा भी दया नहीं आई। तूने ना अमीर छोड़े ना गरीब। आखिर क्यों टुनकू? टुनकू की आंखों में आंसू आ गए। तभी चूहा मनुष्य की आवाज में बोला, टुनकू पर आरोप मत लगाओ राधा। राधा चौंक गई। हे भगवान, ये तो मायावी है। एक चूहा मनुष्य की भाषा में बोल रहा है। ए राधा, ये जिन गांव वालों का तुझे इतना दुख हो रहा है ना, वो गांव वाले इसी लायक हैं। क्या मतलब है तेरा टुनकू? हाँ,
राधा, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। इन गांव वालों ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। तुझे पता है, शुरुआत में मैंने चोरी सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए की थी, पर फिर मुझे इसमें मजा आने लगा। मेरा लालच बढ़ गया और बदले की आग मेरे भीतर भड़क उठी। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तू इतना बदल गया? मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू तो बहुत भला था टुनकू। टुनकू की आंखें भीग गई। हाँ, सुनना चाहती हो तो ठीक है, सुनो। ये बात है उस समय की। गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। टुनकू अपनी झोपड़ी में भूख से परेशान बैठा था। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या करूं? एक काम करता हूँ, बलराम काका के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे कुछ दे दे। टुनकू आशा से भरा बलराम के घर पहुंचा। बलराम काका, 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ काम दे दो, नहीं तो कुछ खाने को ही दे दो सीधा, काका। अरे बौने, तू किस काम का है रे? 3 फुटिया, छोटे छोटे तो हाथ है, क्या खेत में काम कर पाएगा? चल 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 चल, दफा हो जाए यहाँ से। शरीर से जरूर छोटा हूँ बलराम काका, पर ताकत में नहीं। जो कहोगे वो कर दूंगा। अच्छा, तो चल, मुझसे पंजा लड़ा कर दिखा तू। चल आजा। क्या हुआ, डर गया? ओले ले 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 ले, ओले पिजी बिजी। चल जा यहां से, तो किसी काम का नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बैठा ले, समझा? टुनकू चुपचाप वहां से चला गया। फिर वो जमींदार की हवेली पहुंचा। सेठ जी मुझे कुछ काम दे दीजिए, 2 दिन से भूखा हूँ, 2 दिन से। अरे कोई काम नहीं है मेरे पास, सूखे ने सबका हाल खराब कर रखा है। खेतों में जिनको काम दिया उन्हें भी निकाल दिया है। अच्छा, तो फिर कोई कर्ज दे दीजिए, जब काम मिलेगा चुका दूंगा आपको। 3 फुटिया रे, सुन, कर्ज कोई मुफ्त में नहीं मिलता, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तेरे पास क्या है? तेरे पास तो तेरा पूरा कद भी नहीं है, और बाकी क्या होगा? 2 कौड़ी की झोपड़ी में रहता है और चला आया कर्ज लेने। चल जा यहाँ से, निकल। टुनकू गिड़गिड़ाता रहा, पर जमींदार ने दया नहीं की थी। फिर वो मुखिया के पास गया। मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हैं, मेरी मदद कर दीजिए। मैं भूखा हूँ। तो मैं क्या करूँ? तू भूखा है तो देख नहीं रहा, सूखा पड़ा है, सबको मदद चाहिए, तू कौन सा अनोखा है? और वैसे भी तेरा तो इतना सा पेट है, उसको भी भूख लग जाती है क्या? अब देख क्या रहा है, चल निकल यहाँ से, कहीं और जाकर भीख मांग। टुनकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरे गांव में मदद मांगी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। भूख और प्यास से तड़पता हुआ टुनकू जंगल की ओर निकल गया। वहां भी पेड़ सूख चुके थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सोचा था जंगल में फल फूल खा लूंगा, पर यहाँ भी सूखा पड़ा है। तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ी जो एक फल खा रहा था। टुनकू दौड़ कर गया और फल उठा लिया। अरे, तुझे शर्म नहीं आती? एक मनुष्य होकर मेरा फल चुरा लिया। हाँ, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक चूहा मनुष्य की तरह बोल रहा है। कहीं तुम राक्षस वाक्षस तो नहीं हो? नहीं, मैं राक्षस नहीं, मैं जादुई जंगल से आया हूँ। वहाँ के जीव मनुष्यों की भाषा बोल सकते हैं। तुम बहुत दुखी लगते हो, कौन हो तुम? टुनकू ने उसे अपना दुख बताया। चलो, तुम मेरे साथ चलो। जंगल की गहराई में ऐसे वृक्ष हैं जिन पर हमेशा फल लगे रहते हैं। तुम्हारी भूख मिट जाएगी।
चलो। चूहा टुनकू को अपने साथ ले गया। टुनकू ने तृप्त होकर फल खाए। आंसू उसकी आंखों में थे। ओ, तुम्हारी दुनिया के लोग तो कितने निर्दयी हैं टुनकू। हमारे जंगल के जीव तो ऐसे नहीं हैं। टुनकू की आंखों में गुस्सा उभर आया। मित्र, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इन गांव वालों को सबक सिखा दूंगा। मेरा तो मन कहता है कि मुझे तुम्हारा मित्र बन जाना चाहिए। ठीक है। हाँ राधा, मैं चोर बनना नहीं चाहता था, पर मुझे मजबूर किया गया। मेरे छोटे कद का मजाक उड़ाया गया। भूख से मैं तड़पता रहा। न जाने क्या क्या बोला गया। किसी ने मुझ पर दया नहीं खाई, इसीलिए मैंने वो किया जो दूसरों ने मेरे साथ किया। ए टुनकू, तुम्हारी कहानी मैं पहले से जानता था, लेकिन अब तक समझ नहीं पाया कि मैं क्यों बार बार चोर की आवाज लगाने लगा। मैं तो तुम्हारा दोस्त था, फिर तुम्हें ही क्यों पकड़वाने लगा मैं? तभी अचानक जादुई मोहर से हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और उसके भीतर से एक आवाज गूंजी। ये सब मेरे चमत्कार का प्रभाव है। मैं जादुई मोहर हूँ। जब भी मैं किसी बुरे मनुष्य के पास जाती हूँ, मैं उसे बुराई से रोकती हूँ, और जब किसी अच्छे मनुष्य के पास जाती हूँ तो उसकी किस्मत बदल देती हूँ। टुनकू स्तब्ध रह गया। व्यापारी ने सच कहा था, धीरे धीरे तुम्हारे चमत्कार का पता चल जाएगा। जब मनुष्य अपना मन शुद्ध करता है और लालच से मुक्त होता है, तभी मैं उसके द्वारा किसी भी वस्तु को सोने में बदल देती हूँ। टुनकू, मुझे तेरे साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन याद रख, अगर बुराई का बदला बुराई से लिया जाए तो दुनिया में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। मैं चाहती तो तेरी सच्चाई गांव वालों को बता सकती थी, मगर मैंने नहीं बताई, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू बदल सकता है। अभी समय है, चोरी किया हुआ सामान वापस कर दे और एक नई जिंदगी शुरू कर। टुनकू की आंखें नम हो गईं। हाँ मेरे दोस्त, अब बहुत हो चुकी चोरी। जितना सबक देना था दे दिया। ठीक है, मैं सब कुछ गांव वालों को लौटा दूंगा, पर सच बताकर। अगली सुबह गांव की चौपाल में सब इकट्ठा थे। हाँ, मैंने चोरियां की, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सबने मुझे जीते जी मरने पर मजबूर किया था। अरे इसका मतलब कि तू ही वो चोर था जो हमारे घरों में आता था, हैं? हाँ, और अब इसका हृदय बदल चुका है। चाहता तो भाग सकता था, पर नहीं भागा। अगर इसे चोर बनाया तो वही तुम सबने किया, क्योंकि समय पर किसी ने मदद नहीं की। हाँ, हमें माफ कर दे टुनकू, हमसे गलती हो गई, माफ कर दे। टुनकू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गुफा का रास्ता बताया। गांव वाले गुफा में गए और अपना चोरी किया हुआ सामान वापस ले आए। राधा रो पड़ी। टुनकू, मेरा कोई भाई नहीं है, आज से तू मेरा भाई होगा। मेरे पास रहना हमेशा। राधा सही कह रही है टुनकू, अब तू उसके साथ रह। मेरा समय पूरा हुआ। मेरे जंगल के साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। हमारी दोस्ती सदा रहेगी। टुनकू मुस्कुराया। उसने अपने दोस्त को अलविदा कहा। अब वो राधा के साथ रहने लगा। गांव वाले भी उससे प्रेम करने लगे। कभी कभी बुराई इंसान के भीतर से नहीं, हालात से जन्म लेती है। टुनकू ने सिखाया कि अगर दिल बदल जाए तो सबसे बड़ा चोर भी संत बन सकता है।